प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास में। बच्चों, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 को। इससे पहले वाली प्रश्नावली यानी 5.1 और 5.2 दोनों ही चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। अगर वो नहीं देखी हैं तो आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो ये प्रश्नावलियाँ भी, इन प्रश्नावलियों का वीडियो भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5 पॉइंट के प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के प्रश्नों को समझेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, अभी तक आप लोगों ने अगर हमारा इंस्टा और व्हाट्सएप चैनल फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप यहां से जाकर उनको फॉलो ज़रूर करें और हमारे इंस्टा अकाउंट से भी जुड़ें, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने पर इकाई अंक की क्या संभावना है। यानी यह नीचे कुछ संख्याएं दे रखी हैं, इनका अगर हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो क्या संभावना है कि इनके इकाई का अंक क्या है। तो हम जानते हैं कि संख्याओं के वर्गों में इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होता है। इसलिए दी गई संख्याओं में संभावित इकाई का अंक निम्न हो जाएगा, यानी ये निम्न जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 1, और 1 का जब अपन स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 1 ही आता है। तो संभावित है कि जब हम इसका वर्गमूल करें तो इसका वर्गमूल का इकाई का अंक 1 आए। और इस संख्या का भी अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका इकाई का अंक 6 है। 6 का वर्ग 36 होता है और 36 में इकाई का अंक 6 है। तो सामान्य सी बात है कि इसका भी अगर हम वर्गमूल निकालें तो इसका इकाई का अंक भी 6 आएगा। तीसरी संख्या में इकाई का अंक 1 है, तो 1 का वर्ग 1 ही आता है। तो संभावित है कि इसका जब हम वर्गमूल निकालें तो वर्गमूल का इकाई का अंक 1 आए। चौथी संख्या का इकाई का अंक 5 है, तो 5 का वर्ग 25 होता है, 25। तो संभावित है कि जब हम इसका वर्गमूल निकालें तो इसका इकाई का अंक 5 आए। इसी प्रकार से आपको ये प्रश्न सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न कहा गया है कि बिना गणना किए वह संख्या जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है वो आपको यहाँ बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और इस क्लास में भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कब होगी, जब उसकी इकाई के स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आए और 0 भी सम डिजिट में आए, तब वह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो यहाँ पर 153 में इकाई का अंक 3 है, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। 257 में इकाई का अंक 7 है, तो यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। 408 में इकाई का अंक 8 है, तो यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। और 441 में इकाई का अंक 1 है, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। तो प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है कि बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर संख्याएं दे रखी हैं 100 और 169। इसको बार बार घटाने की विधि से हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें जिस संख्या का वर्गमूल पूछा गया है उस संख्या में से आपको क्रमागत विषम संख्याओं को घटाना है। यानी यहाँ 100 दे रखा है, तो 100 में से सबसे पहली विषम संख्या 1 हो जाएगी, 1 को घटाएंगे, 99 बचेंगे। फिर 99 में से इसके आगे वाली विषम संख्या कौन सी होगी, 3 घटाएंगे तो 96 बचेंगे। इस प्रकार से आपको क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते जाना है। यानी एक क्रमागत संख्या है तो 100 में से 1 गया 99, 99 में से 3 घटाएंगे 96, 96 में से इसके आगे वाली विषम संख्या 5 घटाएंगे तो 91, 91 में से 7 घटाएंगे 84, 84 में से 9 घटाएंगे 75, 75 में से 11 घटाएंगे 64, 64 में से 13 घटाएंगे तो 51, 51 बचेगा, 51 में से 15 घटाएंगे
तो 36 और 36 में से 17 घटाएंगे तो 19 और 19 में से 19 चला जाएगा तो 0। यानी जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक हमें घटाते जाना है। तो यहाँ पर टोटली क्रमागत विषम संख्याओं को घटाने पर यहाँ 10वें पद पर हमें एक 0 प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 जो है इसका वर्गमूल 10 आ जाएगा। यानी 10 की वर्ग संख्या है 100 और 100 का वर्गमूल 10 है। इसी प्रकार से 169 का निकालते हैं। तो हमें क्रमागत विषम संख्याओं को घटाना है, यानी 169 में से सबसे पहले 1 घटाएंगे तो 168 बचेंगे। 168 में से 3 घटाएंगे 165 में से 5 घटाएंगे 160 में से 7 घटाएंगे 153 में से 9 घटाएंगे 144 में से 11 घटाएंगे 133 में से 13 घटाएंगे 120 से 115 घटा देंगे 105 और 105 में से 17 घटाएंगे 88 में से 19 घटा देंगे 69 में से 21 घटा देंगे 48 और 48 में से 23 घटा देंगे तो 25 और 25 में से यहाँ पर आगे वाली विषम संख्या 25 है तो 25 में से 25 घटेगा 0, यानी अब 0 आ चुका है। तो ये किस पद पर आए हैं? तो क्रमागत विषम संख्या को घटाने पर ये 13वें पद पर शून्य प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 169 जो है ये किसका वर्ग है? 13 का, यानी 169 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 13। अब बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 4 की। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि, तो यहाँ पर सबसे पहले 29 दे रखा है 729, तो 729 का हम निकालेंगे। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको सबसे छोटे से छोटे पहाड़े का भाग देना होता है। अगर वो पूरा का पूरा नहीं जाता है तो उससे आगे वाले पहाड़े का भाग देते हैं। तो 729, अब 729 में 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि भाजकता का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या शून्य सम संख्या आए तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा का पूरा जाता है, लेकिन यहाँ 0 और सम संख्या नहीं है। अब इनको ऐड करके देखते हैं। तो ऐड करने पर हमें 18 प्राप्त होते हैं और 18 में 3 का भाग जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो 729 में 3 का भाग देते हैं तो 243 बार जाता है। 243 में फिर 3 का भाग देते हैं, 81 बार जाता है। 81 में फिर 3 का भाग देते हैं, 27 बार जाता है। और 27 में 3 का भाग देते हैं तो 9 बार जाता है। और 9 में 3 का भाग देते हैं तो 3 बार जाता है। और 3 में 3 का भाग देते हैं तो 1 बार जाता है। यानी अभाज्य गुणनखंड कुछ इस प्रकार से होंगे, जब तक 1 नहीं आए तब तक हमें भाग देते जाना है। तो इस प्रकार से हमें टोटल 6 बार 3 प्राप्त हुए। तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 3 × 3, 3 × 3 और 3 × 3 को। अब यहाँ पर कुल 3 जोड़े बन चुके हैं, तो प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या उतार लेनी है। यानी इस जोड़े में से हम 1 3 को ले लेंगे, इस जोड़े में से भी हम 1 3 को ले लेंगे और इस जोड़े में से भी 1 3 को ले लेंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमें 27 प्राप्त होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 729 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 27। इसी प्रकार से 400, अब 400 का वर्गमूल निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 400 में सबसे पहले 2 का भाग चला जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 है तो यानी 2 का भाग जाएगा। तो सबसे छोटा पहाड़ा 2, तो 2 का भाग देते हैं। 400 में 2 का भाग 200 बार जाता है। 200 में फिर 2 का भाग देंगे, 100 बार जाएगा। 100 में फिर 2 का भाग 50 बार जाएगा और 50 में 2 का भाग 25 बार जाएगा। अब यहाँ पर 25 आ चुका है, तो 25 में 2 का भाग नहीं जाता, 25 में 3 का भाग भी नहीं जाता और 25 में 4 का भाग भी नहीं जाता। अब 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 का भाग पूरा का पूरा जाता है। तो 25 में 5 का भाग कितनी बार जाता है? 5 बार। और 5 में 5 का भाग 1 बार जाता है। यानी यहाँ पर टोटली हमें 2 × 2, 2 × 2 और 5 × 5 प्राप्त हुआ है। यानी 2 × 2, 2 × 2 और 5 × 5, यानी टोटल 3 यहाँ पर जोड़े बन चुके हैं। तो इस जोड़े से हमें 2 को उठाना है, इस जोड़े से हमें 2 को उठाना है और इस जोड़े से हमें 5 को उठाना है। और इनको जब हम आपस में गुणा करेंगे तो 20 प्राप्त होंगे। यानी 400 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 20। इसी प्रकार से 1764, अब 1764 में इकाई का अंक क्या है? 4 है। इसका मतलब 2 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। तो 2 का भाग
1764 में 882 बार जाता है, 882 में 2 का भाग 441 बार जाता है, 441 में अब 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि क के स्थान पर एक विषम संख्या आ चुकी है। तो अब इनको हम ऐड करके देखते हैं, तो इनको ऐड करेंगे तो 9 आ रहा है, यानी 9 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब 441 में भी 3 का भाग जाएगा। तो 441 में 3 का भाग 147 बार जाता है और 147 में 3 का भाग 49 बार जाता है। तो 49 में 3, 4, 5 और 6 का भाग नहीं जाता है, 7 का भाग जाएगा। तो अब हम डायरेक्ट 7 का भाग देते थे, तो 49 में 7 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 7 बार, और 7 में 7 का भाग 1 बार जाता है। यहाँ 1 आ चुका है, इसका मतलब अब हमारा अभाज्य गुणनखंड हो चुका है। तो यहाँ हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 × 2, 3 × 3 और 7 × 7, यानी यहाँ पर टोटली 2 × 2 का एक जोड़ा बनेगा, 3 × 3 का एक जोड़ा बनेगा और 7 × 7 का एक जोड़ा बनेगा। प्रत्येक जोड़े में से हमें एक संख्या उठानी है, 2, इस जोड़े में से 3 और इस जोड़े में से 7, यानी अब इनको टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 42, यानी 42। तो 1764 यानी 1764 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 42। अब इसी प्रकार से 4096 का वर्गमूल निकालेंगे, तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कुछ इस प्रकार से, 4096 में 2 का भाग 2048 बार जाता है, 2048 में 2 का भाग 1024 बार जाता है और 1024 में 2 का भाग 512 बार जाता है, 512 में 2 का भाग 256 बार जाएगा और 256 में 2 का भाग 128 बार जाएगा और 128 में 2 का भाग 64 बार जाएगा, 64 में 2 का भाग 32 बार जाएगा और 32 में 2 का भाग 16 बार जाएगा और 16 में 2 का भाग 8 बार जाएगा और 8 में 2 का भाग 4 बार जाएगा और 4 में 2 का भाग 2 बार जाएगा और 2 में 2 का भाग 1 बार चला जाएगा। यानी कुल मिलाकर हमें यहाँ पर 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2 और 2 × 2, यानी कुल मिलाकर हमें 2 × 2 के 6 जोड़े प्राप्त हुए। कुछ इस प्रकार से हमें जो है वो 6 जोड़े प्राप्त हुए। अब यहाँ पर प्रत्येक जोड़े में से हमें एक संख्या उठानी है, तो इस जोड़े से हम एक संख्या लेंगे 2, इस जोड़े से हम एक संख्या ले लेंगे 2, इस जोड़े से हमें एक संख्या ले लेंगे 2 और इस जोड़े से हम एक संख्या ले लेंगे 2 और इस जोड़े से हम एक संख्या लेंगे 2। अब जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हमें 64 प्राप्त होगा। 64, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि 4096 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 64। अब यहाँ पर हमने प्रश्न संख्या 4 के 5 संख्याओं को मैंने आपको समझा दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसके 5 से लेकर 10 तक की संख्याओं को वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से जिस तरीके से मैंने बताया है वो आप स्वयं निकालें। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 5 की। तो प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है, यानी जो प्राप्त होगी वो वर्गमूल भी ज्ञात करना है। अब यहाँ पर नीचे कुछ संख्याएं दी हुई है, इस प्रश्न का तात्पर्य है कि नीचे कुछ संख्याएं दी हुई है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है लेकिन हमें इनको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका यह संख्या दे रखी है 252, तो 252 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से 252 में 2 का भाग चला जाएगा 126 बार, 126 में 2 का भाग चला जाएगा 63 बार और 63 में 2 का भाग नहीं जाता है। अब 3 का दे के देखेंगे तो 3 का भाग चला जाएगा 21 बार और 21 में 3 का भाग 7 बार चला जाता है और 7 में 7 का भाग 1 बार चला जाता है। कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कब होगी, जब उसके जोड़े बराबर बन जाए, यानी उसके युग्म जो हैं वो बराबर बन जाए। जैसे यहाँ पर 2 का युग्म बन रहा है, 3 का युग्म बन रहा है लेकिन 7 का युग्म नहीं बन रहा है। अब जिस संख्या का युग्म नहीं बन रहा है उसी संख्या को इससे गुणा करना है, यानी जिसका युग्म नहीं बन रहा है उसी संख्या को इससे गुणा करेंगे। तब गुणा करने के बाद जो हमें संख्या प्राप्त होगी वह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से हम 252 को 7 से गुणा कर देंगे तो हमें 1764 प्राप्त हो जाएंगे। 1764 प्राप्त हो जाएंगे। अब 1764 का 64 जो है
ये किसका वर्ग है, यानी इस 1764 का वर्गमूल क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक जोड़ा ऑलरेडी प्राप्त है, यानी इससे हम 2 उठा लेंगे, इससे हम 3 उठा लेंगे, और 7 को यहाँ जोड़ा नहीं बन रहा था, लेकिन इस 7 का जब अपन ने 252 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो अब इसका भी जोड़ा बन चुका है। तो यहाँ पर 7 से भी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और इनको जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसका आ जाएगा 42 यानी 42 जो है वो 1764 का वर्गमूल हो जाएगा। यानी 42 का वर्ग कितना है 1764, और 1764 का वर्गमूल कितना है 42। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का दूसरा 180 दे रखा है। अब यहाँ पर 180 दे रखा है तो 180 को हम सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। तो 180 में इकाई का अंक 0 है तो 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग देंगे तो 90 बार, 90 में फिर 2 का भाग देंगे 45 बार। अब यहाँ पर इन दोनों का योग 9 हो रहा है, मतलब 45 में 2 का भाग तो नहीं जाता, 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान पे 5 है। तो इन दोनों को जोड़ के देखेंगे, इनका भाग 9 हो रहा है और 9 में 3 का भाग जाता है, यानी 45 में भी 3 का भाग जाएगा। तो 45 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा 15 बार, और 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार, और 5 में फिर 1 बार। तो यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार की हमें संख्या प्राप्त हुई। तो यहाँ पर 2-2 का युग्म बन रहा है, 3-3 का युग्म बन रहा है, लेकिन 5 का युग्म नहीं बन रहा है। और जिस संख्या का युग्म नहीं बनता है उसी संख्या को हमें इससे गुणा कर देना है। तो यहाँ पर हम 180 को 5 से गुणा कर लेंगे। तो 180 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो हमें 900 प्राप्त हो जाएंगे। कितने प्राप्त हो जाएंगे 900। अब 900 जो है ये किस संख्या का वर्ग है, अब ये पता करते हैं। तो यहाँ पर 2-2 का युग्म बन रहा है, 3-3 का युग्म भी बन रहा है, और 5 से गुणा करने के बाद में 5 से 180 को गुणा करने के बाद में जो संख्या प्राप्त हुई यानी 900 जो प्राप्त हुए, अब 900 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 5 का युग्म भी अब बन चुका है। यानी हमें 2 से हमें सबसे पहले 2 को लेना है, फिर 3 को, और फिर 5 को। तो इनको जब हम आपस में गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30, यानी 900 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 30। अब बात कर लेते हैं तीसरे की। तो 1008 का हम गुणनखंड करेंगे। 1008 में 2 का भाग चला जाएगा 504 बार, 504 में 2 का भाग 252 बार, 252 में 2 का भाग 126 बार, और 126 में 2 का भाग 63 बार जाएगा। अब 63 में 2 का भाग नहीं जाता है तो 63 में 3 का भाग देंगे, ये जाएगा 21 बार, 21 में 3 का भाग देंगे, ये जाएगा 7 बार, और 7 में 7 का भाग 1 बार चला जाता है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर भी 2 का युग्म बन रहा है, 2-2 का युग्म बन रहा है, 3-3 का युग्म बन रहा है, लेकिन 7 का युग्म नहीं बन रहा है। यानी अब इस 1008 को 7 से गुणा कर देंगे। तो 1008 को हम 7 से गुणा करेंगे तो 7056 हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले इस युग्म से 2 ले लेंगे, इस युग्म से भी 2 ले लेंगे, और इसमें युग्म से 3 ले लेंगे, और 7 से गुणा करने के बाद में अब 7 का युग्म भी बन चुका है तो इसको हम 7 से भी गुणा कर देंगे। अब इनको आपस में जब गुणा करेंगे तो हमें 84 प्राप्त होंगे, यानी 7056 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 84। तो इसी प्रकार से इसमें 4, 5 और 6 यानी 3 इस प्रकार की संख्या और दे रखी है। अगर आपको ये समझ में आ गई है तो इन संख्याओं को भी आप स्वयं कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।